बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ, it is the account, it is the account maintained, it is the account maintained by the country, by the country with respect to its all international transactions. So it is the account maintained by a country with respect to all international transactions. So it is an account, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट हो गया कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए अपने करंट अकाउंट बनाए। कोई भी कंट्री जो है अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जो अकाउंट मेंटेन करती है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ। दो में डिवाइड कर, ऑफ टू टाइप्स, करंट अकाउंट और दूसरा कौन सा, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के साथ लिखो शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इस तरफ लिखो लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर मतलब कंप्लीट्स वन मोर विद इन 1 ईयर एंड कंप्लीट्स आफ्टर 1 ईयर। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी कंट्री ने, आपकी कंट्री ने किसी आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो 1 साल के बाद आपको रिपेमेंट करनी है, तो उसके रिलेटेड जो भी आपने अकाउंट बनाया होगा तो वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। वेयरएज जब आपने कल हमने जो बात की थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की थी कि आपने फॉर एग्जांपल कुछ चीज इंपोर्ट की तो जिससे आपने इंपोर्ट करवाया, जिस बंदे ने आपको बेचा, तो उसको आपने उसी वक्त पैसे ट्रांसफर करने, तो उसके रिस्पेक्ट में जो अकाउंट जो होगा वो होगा कौन सा, करंट अकाउंट। फर्दर 2 में डिवाइड करो, फर्दर 2 में डिवाइड करो। विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, दूसरी तरफ नेट इनविजिबल्स, नेट इनविजिबल्स। विजिबल ट्रेड और नेट एक्सपोर्ट्स और मर्केंडाइज ट्रेड। सो क्या हो गया, विजिबल और मर्केंडाइज और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। मर्केंडाइज हो गया कि चीजों में है ना, गुड्स में। नेट इनविजिबल्स के नीचे लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला, ये जो है ना, ये जो बना रहे हो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट इनविजिबल्स 3 में डिवाइड करो इसको, नेट इनविजिबल्स को, नेट इनविजिबल्स, नेट इनविजिबल्स। पहला नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया, नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स माइनस नेट सर्विसेज इंपोर्ट्स, है ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर की कंट्रीज को क्या आउटसोर्स करते हैं, मतलब क्या चीज उनको प्रोवाइड किया, जैसे पहले कॉल सेंटर्स का होता था,
है ना। तो वो सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपकी एक्सपोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल अमेरिका का बंदा आपसे वो वाली सर्विस ले रहा है तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। उसी तरह हमारी इंडियन कंपनीज जो है फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में आउटसोर्स कर रहे हैं वो वाली सर्विस, तो वो इंपोर्ट हो गया, तो माइनस हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस। तो क्या नेट क्या था, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मतलब क्या हो गया, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स माइनस सर्विसेज इंपोर्ट। दूसरा लिखो आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा नेट ट्रांसफर्स, ये क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको फर्दर दो में डिवाइड करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। नेट फैक्टर इनकम क्या हो गया, हमने पहले दिन बात की थी, है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हो गया इंडियंस, क्या हो गया, इंडियंस सेंडिंग मनी टू इंडिया माइनस फॉरेनर्स फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेनर्स सेंडिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, तो ये माइनस में आ गया। इसको फर्दर दो में लिखो आप, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा लिखो आप, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल अमेरिका में हमारा कोई बंदा गया हुआ है, तो वो एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, वो जो पैसे है वहां से यहां भेजेगा, और जितने भी इंडियंस इंप्लॉइज एज एन एम्प्लॉय जो है पैसे वहां से यहां भेजेंगे, माइनस यहाँ वहां बाहर के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो जब यहां से पैसे अपने बाहर भेजेंगे तो वो कहां पे आ जाए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो वो लिख दो आप, कंपनसेशन सेंट बाय इंडियंस, इंडियन एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया। इस तरफ लिखो, कंपनसेशन सेंट बाय फॉरेनर्स एज एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन सऊदी अरेबिया में रह रहा है, ठीक है, तो वहां पे किसी कंपनी में एम्प्लॉय है वो, तो वो जो पैसे यहाँ भेजेगा, और वैसे जितने भी दुनिया में इंडियंस रह रहे हैं एज एम्प्लॉयज, वो जितने भी अपनी सैलरीज इधर भेजेंगे, माइनस बाहर के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, जितनी भी सैलरीज वो बाहर भेजेंगे, माइनस करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, दैट इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नेट नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। इसमें फर्दर दो में डिवाइड करो, नेट नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट इनफ्लोज माइनस प्रॉफिट आउटफ्लोज। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब हो गया कि इंडियंस फॉर एग्जांपल किसी बाहर वाली कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है किसी कंपनी में, है ना, तो वहां से जो प्रॉफिट, यहाँ पे इंप्लॉइज था, ये इंप्लॉइज हैं, अगर कंपनी है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है इसमें इंप्लॉइज इंडियंस हैं। दूसरा, ये कंपनी किसकी है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला इसके इंप्लॉइज के साथ डील करता है, वेरएज ये वाला जो पार्ट है ये ऑनर के साथ डील करता है। कि फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी, जैसे वो बाहर किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल इंडियन कोई ओनर है, बाहर किसी कंपनी, किसी दूसरी कंट्री की कंपनी को ओन करता है, वो जो प्रॉफिट्स इंडिया में लेके आएगा, माइनस फॉरेनर्स जो इंडिया में फॉरेनर कंपनीज है उसके ऑनर्स अगर फॉर एग्जांपल बाहर के, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो बाहर जाएगा, तो माइनस करेंगे, हमें ये मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है नेट नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, नेट ट्रांसफर्स, नेट ट्रांसफर्स में लिखो, नेट ऑफिशियल ट्रांसफर्स, नेट ऑफिशियल ट्रांसफर्स, नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स, नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स।
नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स। नेट ऑफिशियल ट्रांसफर्स क्या होगा? बाहर की कंट्रीज अगर हमें कुछ ट्रांसफर करिए, कोई ग्रांट दे रही है, माइनस हमारी कंट्री किसी बाहर वाली कंट्री, जैसे श्रीलंका को हमने कुछ ग्रांट दे दिया, मालदीव्स को ग्रांट दे दिया, किससे माइनस करेंगे? इन बाहर वाली कंट्रीज जब इंडिया को ग्रांट दे दे, और कोविड-19 के तो यूएस ने कुछ ग्रांट दे दी, कुछ एड दे दी, माइनस क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन ऑफिशियल है, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री की हेल्प करती है, ग्रांट देती है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो वो हो गया नेट ऑफिशियल ट्रांसफर। यहां पे क्या होगा? नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स। नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स रिलेटो नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स अगेन नॉट रिलेटेड टू, कोई बाहर वाला बंदा इंडियन किसी को ट्रांसफर कर दे प्राइवेटली, माइनस इंडियन बाहर किसी को कर दे, ये माइनस हो जाएगा। यहां पे एक ऐसे बॉक्स बनाना, नेट रेमिटेंसेस इज इक्वल टू, ऐसे बॉक्स एक साइड में बनाना, नेट रेमिटेंसेस इज इक्वल टू नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये वाला प्लस नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स, नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स। सो रेमिटेंसेस कहते हैं कोई बाहर से अगर पैसे भेज रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉइज की जो वो होगी वो भी होगी, प्लस नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स। ठीक है, अब लिखो करंट अकाउंट डेफिसिट, इसी के नीचे लिखो करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस। हाँ, इसके बाद नीचे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया? कि इसमें जितना भी पैसा आ रहा है, इसमें भी जितना पैसा आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे? अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है तो ये नेगेटिव में होगा, है ना? ठीक है, अगर हमें पता है कि इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं, अगर हम बाहर से ज्यादा चीजें यहाँ पे ला रहे हैं, इसका मतलब हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं, तो ये वाला अकाउंट जो होगा नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये नेगेटिव में हो गया। अब नेट इनविजिबल्स, ये वाला अकाउंट नेगेटिव हो गया, ये वाला अकाउंट पॉजिटिव है। मतलब ये हो गया कि नेट सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है, इसमें से पैसा जा रहा है, इसमें से पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, इसमें से भी पैसा आ रहा है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंसेस इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से भी पैसे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, यहां पे भी आ रहे हैं, यहां पे थोड़े से जा रहे हैं, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, मतलब पैसे इस वाले अकाउंट में ज्यादा आ रहे हैं और कम जा रहे हैं। बट अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब क्या हो गया? डेफिसिट हो गया कि जब पैसे आ रहे, रिसीट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर, है ना? यही होगा। बट यहां पे जब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये इतना ज्यादा है, ये इतना नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ये -5 है और ये +3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या निकलेगा? -2। तो इसका मतलब कि ये नेट इनविजिबल में पैसे आ रहे हैं, लेकिन जितने पैसे आ रहे हैं अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम फिर भी डेफिसिट में जा रहे हैं। कि मतलब क्या हो गया कि हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें इतना पैसा हमारा बाहर जा रहा है कि यहां से जितना भी पैसा आ रहा है उसको कवर नहीं कर पा रहा, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में है। तो लिखो वी आर इन करंट अकाउंट डेफिसिट। साथ में लिखो कि मनी इनकमिंग इज लेस देन मनी आउट, सॉरी मनी आउट गोइंग इज more than money in coming।
रीजन साथ में लिखो, व्हाई वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया? मनी इनकमिंग इज लेस देन मनी आउटगोइंग। नहीं, हाँ ऑब्वियसली वही है भाई। अब नेक्स्ट लिखें व्हाई। पहला पॉइंट लिखो कि हमारा पैसा क्यों जा रहा है ज्यादा आने के बरअक्स, है ना, कंपैरिजन में। तो पहला, वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। पहला लिखो वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट, क्योंकि कल मैंने बोला था कि इवन जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीजों को, वो भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है ना। जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसी चीज को हम रिफाइन करके उसको प्रोडक्ट बना के उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। दूसरा लिखो आप, डिपेंडेंट अपॉन क्रूशल इंपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। इंपोर्ट तो कर रहे हैं, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रूशल इंपोर्ट्स के हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रूशल इंपोर्ट्स फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। तीसरा, अनएबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। और तीसरी चीज ये कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोशिश करते कि इस एक्सपोर्ट को बढ़ाते ताकि ये लेस पॉजिटिव होता, फॉर एग्जांपल ये -3 की तरफ होता या -2 होता, ये +3 था, ये प्लस में हो जाता, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता, मतलब पैसे हमारे पास नेट आते, है ना। बट हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? उसके अलग रीजंस हैं, है ना। बिकॉज वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। एक्सपोर्ट, इवन जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट इज वाई वी आर इन करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरा अकाउंट लिखो आप, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, आपको बात है, कुछ क्वेश्चन है इसमें? आपको क्वेश्चन है? करंट कैपिटल अकाउंट में लिखो, लिख दिया हमने, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पेंटागन बनाओ एक, पेंटागन। पहला लिखो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस। दूसरा, आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? नहीं, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस। नेक्स्ट लिखो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट। तीसरा लिखो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। नेक्स्ट लिखो नेट बैंकिंग कैपिटल, नेट नेट बैंकिंग कैपिटल, नेट बैंकिंग कैपिटल। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस के साथ लिखो एनी ऑफिशियल लोन, एनी ऑफिशियल लोन that government is taking from international organizations, ब्रैकेट में लिखो वर्ल्ड बैंक, IMF, और governments come under this account,
सो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब कि एक जो पैसा हम बाहर से ले रहे हैं एज अ लोन, सब ठीक है। हाँ, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस का कि जो पैसा ले रहे हैं माइनस जो पैसा किसी को लोन पे दे रहे हैं, और एक और चीज ऐड होगी इसमें कि किसी का लोन रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो साथ में लिखो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस इज इक्वल टू लोन टेकन, लोन टेकन अब किससे लिया होगा, ऑर्गेनाइजेशन से। हम गवर्न पहले आपको वापस बार बार कह रहे हैं, अब इंडिविजुअल से हम नहीं, ये गवर्नमेंट की बात है, ये कंट्री की बात है। तो कल जब हम कर रहे थे इंपोर्ट, अगर हम करें या एक्सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, अगर हम किसी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट का मतलब बाहर से कुछ चीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने इंपोर्ट किया और ये मैंने कितने का, $2 का इंपोर्ट किया, बट वो जो क्या कहते हैं अपना, जो जिससे मैंने लिया वो तो पैसे तो नहीं लेगा ना, वो उसके बदले डॉलर्स लेगा। तो मैं रुपए लेके जाऊंगा, मैं वो रुपए कहाँ एक्सचेंज करूंगा, है ना, एक्सचेंज करवाऊंगा। तो वो जो एक्सचेंज मैंने करवाया, जो मैंने रुपए दिए उसके बदले मैंने डॉलर, है ना, मैंने रुपए दिए और डॉलर लिया, वो कहां से लूंगा, गवर्नमेंट से लूंगा। तो वो गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास जो डॉलर था वो कम हुआ, है ना, मतलब आपने पे किया जो बाहर वो कम हो गया डॉलर। उल्टा करते हैं, आज मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया कि मैंने इसको किसी को बेचा बाहर, अमेरिका में बेचा, अब वो मुझे डॉलर तो देगा नहीं, मुझे रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास डॉलर है, तो वो डॉलर आके एक्सचेंज करवाएगा, किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेटिव में, रुपए के। अब वो डॉलर कहां जाएगा, वो तो इसी अकाउंट में जाएगा, वो गवर्नमेंट के इस वाले अकाउंट में जाएगा, नेट करंट अकाउंट में चला जाएगा, है ना। वो डॉलर तो अपने पास नहीं ना रखेगा, वो डॉलर किसी ना किसी के पास जाएगा, मेरे पास रुपए आएंगे, डॉलर कंट्री के मतलब आरबीआई के पास चल जाएगा। अगर बात समझ आई, यहाँ पे हमने पहुंचा ये, अब हम लॉन्ग टर्म जो है कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस इज इक्वल टू लोन टेकन माइनस लोन रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, इसमें लिखो when any loan when any loan reaches when any loan reaches its last year, its last year, comma, it becomes it becomes short term external debt, that is STED, STED. It becomes short term external debt which has to be completely repaid in current year, which has to be completely repaid in current year, current year। तो हमने क्या बोला कि कोई भी लोन, सोचो कि 20 साल का वो लोन था, आज 19 साल हो गए हैं, तो लास्ट वाला जो एक साल है उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट विच हैज टू बी कंप्लीटली रिपेड। अगर वो इस साल में मैंने वो पूरा लोन पे नहीं किया तो आई विल बी ए डिफॉल्टर, है ना। तो नेक्स्ट लिखो आप, तो हमने क्या लिखा, विच हैज टू बी कंप्लीटली, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नॉट पेइंग स्टेड, नॉट पेइंग स्टेड, गवर्नमेंट बिकम्स इंटरनेशनल डिफॉल्टर, गवर्नमेंट बिकम्स इंटरनेशनल डिफॉल्टर। तो वो पैसा आपको पे करना है, फॉर एग्जांपल आपने यूएस से लिया हुआ था, 10 साल का लोन लिया हुआ था, आज 9 साल हो गए हैं, अब लास्ट वाले साल में आपको मैक्सिमम रीपेमेंट करनी है, तो वो उस साल में आपको डॉलर्स देने हैं, है ना। तो वो डॉलर कहां से जाएंगे, आपके अकाउंट से जाएंगे, तो उससे कम होगा। तो जितना ये स्टेड हाई होगा उतना आपके लिए नुकसान है, उतना बीओपी के लिए, बैलेंस ऑफ, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो जो अकाउंट होगा वही बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। लेकिन जब स्टेड हाई होगा, मतलब लास्ट वाले साल में हमने बहुत ज्यादा पेमेंट करनी है, तो आपको डॉलर देने हैं उसको, तो डॉलर देने तो वो कहां जाएंगे, वो यहीं से निकलेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेड शुड बी as low as possible,
Spread should be as low as possible. नेक्स्ट क्या है? यही रीजन है कि मल्टीपल कंट्रीज जो हैं डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। हमने क्रेडिट कार्ड की बात की थी, आपने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया और आपको पे करना है, फॉर एग्जाम्पल इसी महीने पे करना है सारा, जो फॉर एग्जाम्पल 40,000 का आपको पे करना था, आपके पास पैसा नहीं है ना? तो आप क्या करते हो, उस 50,000 को कवर करने के लिए एक और क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, तो आप उसको भी एक टाइम के बाद पे नहीं कर पाओगे, तो आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, है ना? तो नेक्स्ट लिखो आपने क्या किया, नेक्स्ट एक्सटर्नल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग्स, इट रेफर्स टू कमर्शियल लोन्स। नेट हम जहां पे भी आया तो आपने सोचना कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, माइनस जो आ रहा है माइनस कुछ जो जा रहा है। नेट इसमें लिखो रेफर्स टू कमर्शियल लोन्स, कमर्शियल लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट, टेकन बाय गवर्नमेंट, सॉरी इंडियन कंपनी, सॉरी नेट कमर्शियल है ना, सो क्या, लोन्स टेकन बाय इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज फ्रॉम फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। नेट तो क्या होगा ना, इंडियन कंपनीज टेकिंग लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक्स माइनस फॉरेन कंपनीज टेकिंग लोन फ्रॉम इंडियन बैंक्स। आपको क्या लगता है कि इंडियन बैंक से कुछ लेगा कोई फॉरेन वाली कंपनी? आपको क्या लगता है, लेती होंगी? क्या लगता है? नहीं लेती हैं, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, हाईएस्ट। तो बाहर से लेते कम है, हम यूएस से ज्यादा लोन इसलिए लेते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट बड़ा लो होता है। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव हैं, यहाँ पे भी बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग कैपिटल, नेट, मैं बोल रहा हूँ बाहर से लेती हैं इंडियन कंपनीज, लेती हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंक्स का कम होता है बाहर वाली कंट्रीज में। इंटरेस्ट रेट अराउंड 2%, 3%, 4%, यहाँ पे 8, 10, 15%, 10% तो उससे कम तो होता ही नहीं है। तो इंडियन कंपनी प्रेफर करती है बाहर से पैसा लेना। नेक्स्ट लिखो, नेट बैंकिंग कैपिटल्स, also called as NRI deposits, NRI deposits, NRI deposits, ठीक है, NRI deposits और FCNR deposits, FCNR deposits ब्रैकेट में लिखो, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी नेट रेजिडेंट, नेट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, FCNR डिपॉजिट्स। तो NRIs, अब मैंने बोला कि फॉरेन कंपनीज इंडियन बैंक से लोन नहीं लेती हैं, इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, बस अब उसका उल्टा कर लो। लेकिन फॉरेनर्स, जैसे जिनमें हमने बोला NRIs, जो नॉन इंडियंस लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो इंडियन बैंक्स में प्रेफर करते हैं पैसा जमा कराना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई देते हैं, मतलब डिपॉजिट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बल्कि इन कंपैरिजन विद लोन्स लेना। तो आपको फायदा, आपको डिपॉजिट करने में ज्यादा फायदा, आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। तो लिखो इसके साथ, NRIs do it because they get higher interest rates, do it because they get higher interest rates। तो यहां भी पैसा आ रहा है। अभी तक आपको क्या लगता है कि ये जो नेगेटिविटी करंट अकाउंट ने क्रिएट की हुई थी, क्या ये उसको कवर कर पाएगा? आपको क्या लगता है? कवर करेगा। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तभी तो हमारे 500 से ज्यादा, 500 600 बिलियन से ज्यादा स्टेम रिजर्व्स है। तो बीओपी हमारा सरप्लस में, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा है। हमने क्या बोला था, -2 हो गया था, यहाँ पे था -5 हमने रखा था, यहाँ पे +3 था, तो -2। लेकिन ये इतना ज्यादा है कि ये हमारा ओवरऑल, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट लिखो, आप क्या लिखा, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स,
नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है कौन सी, फॉरेन एफडीआई, दैट इज एफडीआई, और एफडीआई क्या मतलब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एफपीआई दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब अगर बाहर की कंट्री, जैसे एप्पल जो है अगर अपना आके यहाँ पे स्टोर या फिर अपनी कंपनी या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है, तो वो किस में आ जाएगा, एफडीआई में आएगा। या कोई बाहर वाला बंदा या बाहर वाली कंपनी जो है यहाँ की किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो वो क्या हो जाएगा, एफपीआई। तो एफडीआई के साथ लिखो फॉरेन फर्म, फॉरेन फर्म making an investment in some specific economic sector, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जा रहा है, फॉरेन कंपनीज फर्म्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सम स्पेसिफिक सेक्टर्स। दूसरी तरफ एफपीआई फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस investing in portfolio, investing in portfolio of financial assets of other country। तो फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, अगर उनमें इन्वेस्ट कर रही है फॉरेन कंपनी, किसी दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं फॉरेनर हूं और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी कंपनी में, इंडियन कंपनी में, मैं यूएस का सिटीजन हूं और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इफ माय इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, अगर मैं 10% से कम शेयर खरीद रहा हूं, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने, क्योंकि शेयर्स पोर्टफोलियो में आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने शेयर्स 10% से ज्यादा खरीदे, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता है। यहां पे लिखो आप एफपीआई मोर देन 10%, एफपीआई मोर देन 10%, एफपीआई मोर देन 10% बिकम्स एफडीआई। पहले भी यही बोला था मैंने। क्या करते हो यार आप, कान नहीं साफ कराते हो, कान साफ करवाओ जाके। ईएनटी का नंबर दूं, लॉन्ग टर्म। ठीक है जिशान, सुनाई दिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एफडीआई सॉरी एफपीआई मोर देन, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में 10%, ये पीवाईक्यू है, 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो आप एफडीआई बन जाएगा, आपका मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने आपका होमवर्क कि एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क है, मतलब क्या फायदे हैं क्या नुकसान, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एफडीआई और एफपीआई दोनों का। हाँ हाँ, ऑब्वियसली आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा अच्छा, अब वो बात कर रहे हो, तो लिख लो आप साथ में, ये देखो एकदम बोले हैं, वंस एन एफडीआई ऑलवेज एन एफडीआई, कमाल है। ठीक है, आपने बोलना है कि एफडीआई के क्या फायदे हैं। अब फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, मैं कंपनी खोल रहा हूँ तो जॉब क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसी के बरक्स में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे क्या जॉब क्रिएट कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट हो रही होंगी लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा। मकसद मेरा एफपीआई शेयर्स खरीदने का आपका क्या मकसद होगा कि आप प्रॉफिट कमाओ, बात खत्म हो गई। लेकिन एफडीआई में आप लॉन्ग टर्म जो है, आपने फॉर एप्पल ने अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, तो लॉन्ग टर्म का सोच क्या है ना, तभी उसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़े से शेयर्स ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन से,
कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल, वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी हैव कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। कैपिटल अकाउंट सरप्लस मतलब आपका पैसा आ रहा है ज्यादा, वहां पे था करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब पैसा, मतलब कहने का मतलब ये हो कि शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें तो हमारा पैसा जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म का है, आपने इंपोर्ट किया तो आपका पैसा जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे पैसा आ रहा है, इसीलिए वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है ना। नेक्स्ट लिखो आप, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी हैव बीओपी सरप्लस, बीओपी सरप्लस, बीओपी सरप्लस, बीओपी सरप्लस। नेक्स्ट लिखो आप, इंटरनेशनल रिजर्व्स, इंटरनेशनल रिजर्व्स। अब ये जितना भी पैसा आया कहाँ चला गया, इंटरनेशनल रिजर्व्स में चला गया। ये बीओपी वाला जो भी पैसा आएगा, नेक्स्ट लिखो इंटरनेशनल रिजर्व्स, इट इज द बैलेंसिंग अकाउंट ऑफ बीओपी, इट इज द बैलेंसिंग अकाउंट ऑफ बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जहां पे हम बैलेंस करेंगे वो कौन सा अकाउंट होगा, इंटरनेशनल रिजर्व्स, दैट इज व्हेन देयर इज बीओपी सरप्लस, व्हेन देयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज बीओपी सरप्लस कामा देयर इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल रिजर्व्स अकाउंट, देयर इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल रिजर्व्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैनेज्ड बाय आरबीआई। तो जो आपने एक्सपोर्ट करके डॉलर लाए थे वो कहां चले गए हैं अभी, इंटरनेशनल रिजर्व्स में चले गए, क्योंकि आपको तो रुपए चाहिए, आप तो डॉलर में जाके सब्जी वाले से नहीं खरीद सकते, आपको तो रुपीज चाहिए थे। तो वो जो आपको डॉलर में जो एक्सचेंज हुआ था, रुपीज आपके पास आ गए, जो डॉलर जो था वो कहां चला गया है, इंटरनेशनल रिजर्व्स में चला गया हुआ, जो कि मैनेज करता है आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, 4 में डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करो। पहला लिखो फॉरेन करेंसी एसेट्स, इंटरनेशनल रिजर्व्स में लिखो फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो गोल्ड, गोल्ड। तीसरा लिखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। लास्ट लिखो आप रिजर्व्स, रिजर्व्स ट्रांशे पोजीशन विद आरबीआई, सॉरी आईएमएफ, रिजर्व ट्रांशे पोजीशन विद, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, आईएमएफ। फॉरेन करेंसी एसेट के साथ लिखो, साथ लिखने की क्या जरूरत है कि एसेट के जितना भी आपने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, इसमें जितना भी आपके पास डॉलर, जिस जिस टाइप की करेंसी आई, आपने फॉर एग्जांपल चाइना के साथ किया, या फिर फॉर एग्जांपल आजकल हम कर रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ ना, लोकल करेंसीज में, मतलब डोमेस्टिक करेंसीज में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम करें जापान के साथ युआन में फॉर एग्जांपल, तो जब हमने जापान को बेचा कुछ, वहां से जो युआन आया तो वो भी हमारा किस में चला गया, इसमें चला गया। यूएस में जब किया तो डॉलर आया तो वो भी इसमें चला गया, है ना। चाइना के साथ अगर फॉर रेनिमिंबी आया तो इधर चला गया। अगर जनाब मतलब जितने भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी वो की चल जाएंगी यहाँ पे। देन गोल्ड। अब एक चीज ये जो है ना हमने लिखा हुआ, इंटरनेशनल रिजर्व्स में सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, फिर उसके बाद गोल्ड है,
मतलब वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू हमारे पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन इंटरनेशनल रिजर्व्स, तो आपको ये लिखनी है गोल्ड गोल्ड गोल्ड, है ना। नेक्स्ट लिखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके साथ लिखो इट इज करेंसी बास्केट ऑफ आईएमएफ, करेंसी बास्केट ऑफ आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ जिन जिन पैसों में जिस करेंसी में जो डील करता है वो उसको क्या कहते हैं, एसडीआर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 5 करेंसी से, 5 करेंसियों से मिला हुआ, है ना। सोचो कि आपने खजूर का एक बास्केट बनाना है जिसमें 5 टाइप की खजूर, अजवा खजूर है ना, एक वो लोकल हमारी वो 10 रुपए में जो रमजान में घूमती है, मतलब एक हमने 5 टाइप की खजूरों का एक मिक्सचर बनाया, तो जिससे हमने क्या कह दिया, एसडीआर, ठीक है। दूसरा, पहला लिखो, पहली जो खजूर है उसका नाम है यूएस डॉलर्स, अजवा खजूर आ गई यूएस डॉलर्स। दूसरा लिखो यूएस डॉलर के साथ लिखो 42%। सो उस ये सोचो कि एसडीआर है, तो इसमें 42% जो वो है क्या, डॉलर है। दूसरा लिखो आप यूरो, EURO, 31%, 31%। तीसरा चाइनीज, चाइनीज रेनिनिम्बी, रेनिनिम्बी, चाइनीज युआन और रेनिनिम्बी, 11%। रेनिनिम्बी इसलिए मैं कह रहा हूँ ये PYQ है, ये भी PYQ है कि चाइना की ऐसे कुछ था कि चाइना की ऑफिशियल करेंसी उस दिन चेंज हुआ था, इसका नाम शायद 2018-19 का ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तीसरा नेक्स्ट लिखो आप पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग 8%, और सबसे कम है किसके पास, जापानीज येन, YEN। तो इन 5 करेंसीज के साथ मिलके एक जो प्रोडक्ट बनता है उसी हम क्या कहते हैं, एसडीआर। हर एक कंट्री का, हर एक कंट्री जो है, जब हम आईएमएफ पढ़ेंगे तब हम इसको करेंगे कि हर एक कंट्री का कुछ रिजर्व्स होते हैं आईएमएफ के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स इकोनॉमी, कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी जीडीपी है उसकी, है ना, कितने रिजर्व्स हैं उसके बीच में। मतलब इन चीजों में फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि आप कितने पैसे मेरे पास रख सकते हो, इट विल, सारे बराबर नहीं रखेंगे, जो ज्यादा अमीर होगा उस ज्यादा पैसे रखेगा, है ना। ऐसे ही सारे जो हैं सब कंट्रीज के आईएमएफ के साथ एसडीआर होते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसीलिए हमारा इंटरनेशनल रिजर्व्स में जब हमें जरूरत पड़ी तो हम यहां से भी पैसा निकाल। नेक्स्ट लिखो रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन विद, इट इज पार्ट ऑफ IMF कोटा, it is part of IMF quota which can be drawn, which can be drawn by IMF member country, by IMF member country, member country when needed, when needed। तो जो पैसा निकाला जा सकता है आईएमएफ से उसे हम क्या बोलेंगे, रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन। तो इन सब को मिला के एक कंट्री का, जैसे हमारे पास आरबीआई है तो आरबीआई एक इंटरनेशनल रिजर्व्स मेंटेन करती है जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैसे याद रहेंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर लोकल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे करें तो हर दिन का हमारा जो खर्चा पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, फॉर एग्जांपल दुकान की हम जो सुबह पहले दिन से बात करते आ रहे हैं, हर दिन का जो खर्चा हमारा जो हो रहा है और जो जो पैसा आ रहा है तो वो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। लॉन्ग टर्म में, या हमने फॉर एग्जांपल लोन लिया था, या हमने दुकान से लोन किसी को दिया था, या हमने बोला था कि ये तू चीज लेके जा, मुझे 1 साल के अंदर इसकी पेमेंट कर देना, वो किस में जाएगा, इसमें, है ना। तो दोनों वही 35 लाख वाली बात है कि ये 36 लाख 35 लाख तो हमारी इन्वेस्टमेंट, 36 लाख का नुकसान कैसे हो गया। वही बात है कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे
तो या तो हमारा सरप्लस निकलेगा, या तो हमने लोन ज्यादा लिए होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे, है ना। अभी हमें इनको रिपे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये किस में है, ये सरप्लस में है कि ये पैसा हमने जो बाहर से असिस्टेंस लिया हुआ ये वापस तो पे करना है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है कि अभी हमने पे नहीं करना, तो अभी के ये जो खर्चे हैं, ये जो नेगेटिविटी यहाँ के, तो हम इसको फिल कर सकते हैं। अब बात समझ आई। अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीज, तो हम यहां से जो थोड़ा डॉलर यहाँ पे हमने कमाए तो हम वो वहां पे लुटा सकते हैं। अब बात समझ आई। तो इन सब को जोड़ के हमने इंटरनेशनल रिजर्व्स बनाए हैं। नेक्स्ट लिखो इंपोर्ट कवर, बीओपी क्राइसिस, सॉरी बीओपी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस। if a country faces if a country faces regular बीओपी डेफिसिट्स, मतलब ये हो गया कि पैसा आ रहा है, जा रहा ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसा जो आ रहा है ना। अगर आप सोचो कि आपके पास पैसा है ही नहीं है ना, पैसा जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए आपके पास आ रहे हैं और 15 रुपए जा रहे हैं, तो आप डेफिसिट में हो, तो वो 5 रुपए आप कहां से लाओगे, वो रिजर्व से आप निकाल निकाल के डालते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। सोचो कि आपने सेविंग्स की हुई थी, ये आपका चावल वाला वो डब्बा था, इसमें आपने कुछ सेविंग्स की हुई थी। अभी आपने देखा कि आपके खर्चे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू आपके पैसे, अभी आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपके रेवेन्यूज कम है, सॉरी हाँ रेवेन्यूज कम है, तो आप वो डेफिसिट जो है वो कहां से, यहां से हर दिन बोलोगे यार आज भी निकालना पड़ रहा है ना, एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन जब आपका जो रिजर्व्स हैं वो खत्म हो गए, क्राइसिस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बीओपी क्राइसिस। तो इफ अ कंट्री फेसेस रेगुलर बीओपी डेफिसिट्स, there is depletion of international reserves, there is depletion of international reserves. This is what we call, this is called as BOP crisis, this is called as BOP crisis. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बीओपी क्राइसिस इन इंडिया। कब कब हुआ, आपने करके लाना है क्यों हुआ। हम बात करेंगे कब हुआ और आपने करके लाना है क्यों हुआ। पहला 1957 में, दूसरा 81 में, तीसरा 1991 में, जिसके बाद हमने रिफॉर्म्स लाए, एलपीजी रिफॉर्म्स 81 और 1991, तो बीओपी क्राइसिस। नेक्स्ट लिखो इंपोर्ट कवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट कवर। सोचो कि शराबी हो आप, ठीक है, आमदनी है नहीं है लेकिन फिर भी शराब पी रहे हो, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बचेगा। सोचो कि आपकी इनकम थी 10 रुपए, आपके खर्चे हैं 15 रुपए, है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए हैं, तो ये हो गया कौन सा, बीओपी क्राइसिस हो गया। अच्छा बीओपी क्राइसिस हो गया, तो ये जो 5 रुपए, आप सोचो कि आपकी इनकम खत्म हो गई है और ये जो रिजर्व्स आपके पास थे ये कितने टाइम तक आपको कवर कर सकते हैं, आपके खर्चों को कवर कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट कवर। तो इसके साथ लिखो इंपोर्ट कवर इज द टाइम पीरियड, इंपोर्ट कवर इज द टाइम पीरियड फॉर विच imports of a country, imports of a country can be financed through forex reserves or international reserves, which may be which imports of a country can be financed through, है ना। तो वो वक्त जब तक ये जो, अगर सोचो आपके हर दिन के खर्चे हैं, जो घर के खर्चे हैं 200 रुपए हैं और आपके पास 1000 रुपए आपके उस डब्बे में पड़े हुए हैं, तो आपका इंपोर्ट कवर कितना हुआ, 5 दिन ना। तो इसका मतलब इंपोर्ट कवर वो हो गया कि जब वो दिन, वो टाइम पीरियड जब तक आपके जो खर्चे हैं, इंपोर्ट्स जो हैं फाइनेंस किए जा सकते हैं इस रिजर्व, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंपोर्ट कवर। 1991 का बीओपी क्राइसिस आपने अच्छे से करना है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट और हमने क्या किया उसके बाद, ठीक है। सो दिस इज बीओपी, ठीक है,
सॉल्यूशंस टू बीओपी क्राइसिस, नेक्स्ट लिखो, सॉल्यूशंस टू बीओपी क्राइसिस। अब हम यहां से देख के बोलेंगे व्हाट विल बी दी सॉल्यूशंस टू बीओपी क्राइसिस। अब इसको देखो, आप मुझे बताओ कि किस किस चीज को बढ़ाना चाहिए, किस किस चीज को कम करना चाहिए, तब जाके आपके क्राइसिस कम हो जाएंगे। पहला लिखो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। अराउंड, मुझे जितना याद आ रहा है कि अराउंड $700 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 500 400 500 डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम वहां पे 300 अराउंड 200 300 बिलियन डॉलर का जो है हम डेफिसिट में है। और यहाँ पे इतना सोचो कि इतना ज्यादा है, फिर भी उसको कवर कर रहा है, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब लगा लो 600-700 बिलियन यहाँ पे होगा, 500-400-500 बिलियन, ताकि वो भी कवर हो और हम बीओपी सरप्लस में है। लेकिन एक टाइम था कि हम बीओपी क्राइसिस में थे। तो जब बीओपी क्राइसिस होती है, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, क्या हमारे सबसे पहले एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, दूसरा इंपोर्ट्स को कम करो, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, यही है ना। इसी से तो आपको आपने बोला कि जैसे वो पिछले दिनों बड़ी वीडियोस वायरल हो रही थी कि लोग पूछते थे कि मतलब कुछ फाइनेंस, वो क्या कहते हैं, एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर होता था, उससे पूछते थे कि मेरी इतनी इनकम है, 50,000 इनकम है, मेरे खर्चे 60,000 हो रहे हैं, 70,000 के हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो वो फिर पूरा वो चार्ट डाउन करता था कि आप कितना रेंट दे रहे हो, है ना। तो आप वही चीज करनी है कि जब हम क्राइसिस में है तो हमने इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि हमें क्या चीज बढ़ानी चाहिए, क्या चीज कम करनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, इंपोर्ट्स, फालतू की चीजें इंपोर्ट्स करना बंद कर दो, इससे क्या होगा, फालतू का आपका खर्चा नहीं होगा। नेक्स्ट, ये तो हम पॉजिटिव में, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरफ अगर हम करते हैं, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक टाइम के बाद पैसा हमने वापस करना है। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, हमें पैसा वापस करना है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, पैसा वापस करना है। नेट एनआरआई डिपॉजिट्स, मामे तो नहीं हमारे लग रहे, उनको भी पैसा चाहिए वापस, मतलब ये पैसा भी हमें वापस करना है। एफपीआई, वो क्योंकि हमें पता है वो शेयर्स इसलिए खरीद रहे हैं कि ताकि उनको प्रॉफिट चाहिए, तो ये पैसा भी जाएगा। लेकिन एफडीआई अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करेगी ज्यादा एफडीआई में, तो तीसरा लिखो आप, इंक्रीजिंग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। बट प्रॉब्लम अगेन वहां पे यही आ जाती है, 2 सेकंड। एफडीआई किया, अभी आपने बोला कि 10% शेयर्स खरीदे हैं, एफडीआई बन गया। लेकिन हमारे दिमाग में एफडीआई क्या मतलब, बंदे ने आके पैसा यहाँ पे लगाया, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप की, सोचो उसने शेयर्स ले लिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि अगर एफडीआई करनी है तो आप एफडीआई करो, लेकिन इन्वेस्ट करो, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि हम एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा देंगे, लेकिन इंपोर्ट्स को कम नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट। क्रूशल, सोचो कि हम 100 150 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये अपना तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं। सोचो कि हमारा पूरा जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो 700 बिलियन है, उसमें से 100 150 हम तो तेल ले रहे हैं। और इवन कि हमारा एक्सपोर्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट है, तो हमारा इंपोर्ट कम करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव, जैसे हम कह रहे हैं कि आजकल वो बायोगैस, मतलब अल्टरनेटिव फ्यूल्स वाली बात कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ताकि हमारे इंपोर्ट्स, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आप मेंस के आंसर में अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आता है, तो एक पॉजिटिव ये भी है कि हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। तो ये ऐसे ही हमने तब भी किया था, याद है, अगर याद होगा। तो जब इंपोर्ट्स, जब हम नेट फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स से हट के अगर सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं जनाब, हाइड्रोजन फ्यूल वाली बात कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं जी, बायोगैस फ्यूल, मतलब जो भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम बाहर से तेल लेना कम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो बाहर से तेल लेना कम करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और कम होगा। अब बात समझाई। सो ये हम कर सकते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स।
नेक्स्ट हम जो कल हमने छोड़ा था वो हम करेंगे